हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आज सब अच्छे होंगे और सी टेट की तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि एसएसटी के प्रीवियस के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो इसके पहले हमने 22 तक आपको कराया है। आज हम 23 स्टार्ट करेंगे, तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 23 का क्वेश्चन है, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन से कथन सही हैं। तो हमारा ए दिया गया है ए है हमारा कथन, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है। और कथन बी है हमारा, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होती है। तो हमारा आंसर होगा सही ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं। क्या क्या सीधे में होते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, जिसके प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ऊंचाई से 20% अधिक होती है। एक सीध में होते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, जिसके प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ऊंचाई से 20% अधिक होती है। इसे बृहद या उच्च ज्वार कहते हैं। यह नौ संचालन में सहायक होती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी सहायक होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नदी का मुहाना क्या होता है? नदी का मुहाना हमारा ऑप्शन होगा, आंसर सही होगा सी, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। नदी का मुहाना क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन होगा सी, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। यानी कि जहाँ पर एक नदी दूसरे नदी के जिस स्थान पे मिलती है उसी को मुहाना कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, इस नदी का मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? तो हमारा ऑप्शन आंसर है सी, चीन। अब इसकी व्याख्या करते हैं। चीन मुख्य कोयला उत्पादक देश है। हाँ, कोयला उत्पादन में देशों का घटता क्रम चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम इसे। चीन मुख्य कोयला उत्पादक देश है। कोयला उत्पादन में देशों का घटता क्रम चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि है। चीन है, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया आदि है। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए बी करके दिया गया है, तो यह हमारा बी सही है। ए और बी, केवल ए और बी। तो हमारा ए और बी, ए क्या है? वास्तविक संसाधन, बी है संभावित संसाधन। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या है? वास्तविक संसाधन में और संभावित संसाधन में। अब इसकी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को वास्तविक एवं संभावित संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है?
तो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन सी, जलवासी पशुचारण। सी, जलवासी पशुचारण। इसकी व्याख्या करते हैं। ऐसी कृषि जिसमें पशुचालक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, उसे जलवासी पशुचारण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है ABCD करके, और फिर इसमें किया गया है कि कथन कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ABCD यानी कि सब सही है। ए, लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके। बी, झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। सी, विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। डी, राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। विविधता से तात्पर्य कई प्रकार की क्रियाएं, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान आदि समाहित हो। भारत विविधताओं का देश है जिसमें विवाह के विभिन्न भिन्न तरीके, संस्कृति, राष्ट्र का चिन्ह और झारखंड के आदिवासी समूह द्वारा जोहर शब्द का आशीर्वाद के लिए प्रयोग आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन तरीके से दिया गया है। तो हमारा इसमें है B, C और D सही है। तो पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना और उपहास करना। इसकी व्याख्या करते हैं। विशेष समुदाय जैसे आदिवासी आदि को रूढ़िबद्ध करने से उनके अंदर भय, भेदभाव, उपहास एवं पक्षपात जैसे कारक जन्म लेते हैं, जिससे वो स्वयं को आम समाज से अलग महसूस करते हैं। नेक्स्ट, कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास दर्शाता है। प्रत्येक अंग सरकार के, ये ऑप्शन है हमारा, और ये इसमें हमारे ऑप्शन में सी सही है, A और B। तो ये हमारा A और B है। तो चलिए देखते हैं क्या सही है। प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। B, तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्र अधिकारों के तहत काम करते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, हमें इसकी व्याख्या भी करनी है। शक्तियों को बंटवारा सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में किया गया है। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं और अपने परिभाषित क्षेत्रों के तहत कार्य करते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है डैश का। हमारा ऑप्शन करेक्ट है, राज्य का। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है राज्य का। तो आंसर, भारत का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। संविधान में भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है। तो हमारा ऑप्शन होगा सही, थर्ड, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है। तो हमारा थर्ड आंसर, कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में।
तो इसका व्याख्या करते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या: फैक्ट्री में बड़े पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के पास खेतिहर जमीन नहीं होने की संभावना हो सकती है। अन्य सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। तो हमारा विकल्प सही क्या है? डी। ए गलत है लेकिन बी सही है। तो गलत हम नहीं बोलेंगे, जो सही है वही बताएंगे। हमारा बी कथन करेक्ट है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1984 से पहले भारत में वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण से जुड़े कई कानून थे। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? तो हमारा ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए और बी, दोनों सही हैं। तो शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना और समान वेतन। तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना एवं समान वेतन देना कार्य स्थल पर लैंगिक समानता के तत्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए कथन ए और आर का अध्ययन करें और सही विकल्प को चुनें। अभी कथन है ए, बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। आर है, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो हमारा ऑप्शन है बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों ही ऑप्शन हमारे जो कथन है ए और आर दोनों ही सही है। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे तो हमारे समझ में आएगा हम सबको। व्याख्या इसकी: बहुत से कार्यस्थल पर महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है और महिलाओं की अपेक्षा पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह डैश कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन है सी, शक्तियों का बंटवारा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, जो शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। विधायिका का कार्य विधि का निर्माण करना तथा कार्यपालिका का कार्य विधि का क्रियान्वयन करना एवं न्यायपालिका का कार्य निष्पक्ष न्याय करना है। आशा करते समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? तो हमारा होगा बी, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य कब बना था? हमारा 2002 में ये मौलिक कर्तव्य बना है। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 द्वारा माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? तो हमारा ऑप्शन होगा ए,
संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। क्या कौन सा? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? तो हमारा आंसर होगा ए, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। तो इसके हम व्याख्या करेंगे। संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास अधिकार है कि ऐसे कानूनों को निरस्त कर सकता है। तो एक बार फिर से इसकी व्याख्या कर लेते हैं। संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका के पास अधिकार है कि ऐसे कानूनों को निरस्त कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में कुछ समूहों का आश्रयकरण संभावनीय है क्योंकि वो, हमारा ऑप्शन होगा डी सही, करेक्ट है। ए बी डी, ए बी डी। भिन्न भाषा बोलते हैं, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। हम इसी व्याख्या करते हैं। समाज के कुछ समूहों का हाशियाकरण या नीचे जाने के प्रमुख कारण भिन्न भाषा बोलना, मुख्य धारा से अलग दूसरी प्रथाओं को मनाना एवं बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी अन्य धर्म का होना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है? गलत कथन। तो हमारा गलत कथन क्या है? हमारा गलत कथन है आदिवासियों को, बी हमारा गलत है। आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छीन जाता है। तो हमारा इसकी व्याख्या करेंगे। आदिवासियों के विकास के संदर्भ में गलत कथन, जब उन्हें विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छीन जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 से 8 कक्षा के लिए NCERT सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग की हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है? तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ए, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। ए आंसर करेक्ट है, लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। तो इसकी व्याख्या करते हैं। 6 से 8 कक्षा के लिए NCERT सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत से तात्पर्य लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक शक्ति रिंगर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा आंसर है सी, ए सही है लेकिन बी गलत है। तो हमारा ए सही है। प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। ये ए सही है। तो जो सही ऑप्शन रहेगा हम उसे ही बताएंगे। अब इसकी व्याख्या करते हैं। वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में हो प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक
नहीं होता है। प्राकृतिक विज्ञान की तरह सामाजिक विज्ञान के अभ्यासकर्ताओं को प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान का अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया? तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है बी। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया? तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक डैश अनुभव प्रदान करते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी बहुसंवेदी। इसकी व्याख्या। ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षा में एक बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करता है। तो इसी के साथ आज हम ये समाप्त करते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर कोई भी हमसे त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और अगर आपको कोई भी सुझाव हमें देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।